नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका काकंद एसआर कॉम्पिटिटिव जोन में। दोस्तों, पिछली कक्षाओं में हमने जीव विज्ञान से संबंधित विटामिन पढ़े थे, उसके प्रकार पढ़े थे, उससे संबंधित प्रश्नों को भी हल किया था। आज की कक्षा में वैसे ही एक महत्वपूर्ण पोर्शन, एक महत्वपूर्ण विषय जो आपके जो प्रतियोगी परीक्षाएं आ रही हैं आपके समक्ष, चाहे वो यूपीपीसीएस की हो, आरआरओ की हो, या फिर आपका यूपीपी का हो, एसआई का हो, उसमें एक प्रश्न निश्चित है इस विषय से आना। तो आज का जो विषय है हमारा वो है बायोलॉजी, यानी कि जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, उनसे संबंधित प्रश्न। तो देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न इससे आते हैं। दो तरह के प्रश्न आपके आते हैं। पहला प्रश्न होता है कि आपको बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान की एक शाखा का नाम दिया रहेगा और उसका क्षेत्र का पूछ लेगा कि ये किस क्षेत्र से संबंधित है। जस्ट इसके अपोजिट आपका दूसरा जो प्रकार का प्रश्न होता है, उसमें आपका क्षेत्र आपके क्वेश्चन में देता है और आपसे उस शाखा का नाम पूछ लेता है। तो इसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण ऐसी शाखाएं हैं जिनके बारे में हमें जानकारी होना आवश्यक है। इनमें से दो चार ऐसी शाखाएं हैं जो विगत वर्षों की परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं, तो उसको हम साथ में देखते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो देखिए, बायोलॉजी की प्रमुख शाखाएं, तो जीव विज्ञान या बायोलॉजी क्या है पहले ही जान लेते हैं। जीव विज्ञान कुछ नहीं है, जहाँ पे जीवों की विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है वो जीव विज्ञान, ठीक है। तो जीव विज्ञान की दो प्रमुख शाखाएं भी हैं, एक है वनस्पति विज्ञान और दूसरा है हमारा जंतु विज्ञान, यानी कि जिसको कि हम प्राणी विज्ञान भी कहते हैं। तो पहले आज की हमारी क्लास जो है वो इसी विषय पर है कि जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं हैं। तो पहली शाखा की अगर बात की जाए, देखिएगा, एनाटॉमी। एनाटॉमी में क्या दिया है, जहां शरीर एवं विविध अंगों की विच्छेदन द्वारा प्रदर्शित सकल रचना, यानी कि हमारे शरीर की, जैसे हम अपने जनरल लैंग्वेज में कहते हैं कि ऑपरेशन करके शरीर के पुर्जों को देखना, शरीर के पार्ट्स को देखना, उनका अध्ययन करना, वो हमारा एनाटॉमी के अंतर्गत आता है। सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे। दूसरा हमारा है एंथ्रोपोलॉजी, तो मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन करना। मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन करना यानी कि किसी एक जनजातीय क्षेत्र में या व्यक्तियों के समूह में जाना और वहां के लोगों का खान पान क्या है, रहन सहन क्या है, इन सभी चीजों का अध्ययन करना उनकी सांस्कृतिक अध्ययन के अंतर्गत आता है, जिसको कि हम एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। तीसरा है हमारा एंजियोलॉजी, यानी कि परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करना। परिसंचरण तंत्र से क्या तात्पर्य है, जो हमारे शरीर में रक्त का परिसंचरण चलता रहता है उसे हम परिसंचरण, वो हमारा परिसंचरण तंत्र के माध्यम से होता है। दो प्रकार का होता है परिसंचरण, एक होता है बंद परिसंचरण और एक होता है खुला परिसंचरण। अगर साधारण शब्दों में कहा जाए तो खुला परिसंचरण तंत्र वो है जिसमें कोई नलिका नहीं होती है, यानी कि नलिका विहीन होता है, और बंद परिसंचरण तंत्र वो है जिसमें कि नलिका के माध्यम से परिसंचरण होता है, जैसे कि मानव का शरीर और कुछ जानवर जो है उनमें बंद परिसंचरण होता है। वहीं अगर कॉकरोच या झींगा की बात की जाए तो उनमें खुला परिसंचरण तंत्र कार्य करता है। तो जब भी हम परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करते हैं तो वो हमारा एंजियोलॉजी के अंतर्गत आता है। अगला है हमारा एरोबायोलॉजी, उड़ने वाले जंतुओं का अध्ययन करना। उड़ने वाले जंतु यानी कि जो भी आपके वायुमंडल में, वातावरण में बैक्टीरिया है, कीट पतंगे, बहुत छोटे माइनर थे, उनका अध्ययन करना। तो आप इसको याद कर सकते हैं, एयर, हवा या आकाश, उड़ने वाले, एरोबायोलॉजी के अंतर्गत। अगला है आपका एर्केनोलॉजी, यानी कि मकड़ियों का अध्ययन। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये विगत वर्ष की परीक्षाओं में पूछा हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा, एर्केनोलॉजी मकड़ियों के अध्ययन से संबंधित है। अगला है आपका बायोमेट्रिक्स। बायोमेट्रिक्स नया टर्म है, इसमें अगर संधि विक्षेप करके देखेंगे तो एक शब्द है बायो और दूसरा है मैट्रिक्स, यानी कि स्टैटिक्स या गणना। तो जीव विज्ञान के प्रयोगों के विभिन्न परिणामों का सांख्यिकीय विश्लेषण करना और उनका अध्ययन करना हमारा बायोमेट्रिक्स के अंतर्गत आता है। अगला है हमारा साइको बायोलॉजी। यहाँ भी आपके दो शब्द हैं, एक है साइको और दूसरा है बायोलॉजी। साइको यानी कि मनोविज्ञान और बायोलॉजी यानी कि हम जंतुओं में, हम जीवों में होने वाली जो भी मनोवृत्तियां हैं, जो मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं, उनका अध्ययन साइकोबायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला है हमारा जूजियोग्राफी। देखिएगा, जूजियोग्राफी यानी कि पृथ्वी पर जंतुओं के वितरण का जो अध्ययन है वो किसके अंतर्गत आता है, जूजियोग्राफी के अंतर्गत। इसके बाद है हमारा पैलेंटियोलॉजी। पैलेंटियोलॉजी क्या है, जीवाश्मों का अध्ययन। जब जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है तो वो हमारा पैलेंटियोलॉजी के अंतर्गत आता है और ये भी परीक्षा में पूछा हुआ है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका फाइलोजेनी।
तो जाति के उद विकास, ठीक है, जाति के उद विकास का इतिहास, किसी भी जाति का विकास कैसे हुआ, कैसे उनका निर्माण हुआ, इन सभी चीजों का अध्ययन हम किसमें करते हैं, फाइलोजेनी में। इसके बाद हमारा आता है ऑन्टोजेनी, यानी कि जीवन वृत्ति का अध्ययन, ऑन्टोजेनी के अंतर्गत है। ट्रॉफोलॉजी, पोषण विज्ञान, पोषण विज्ञान के अंतर्गत हम जानते हैं कि मुख्यतः हमारे जो है पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण, ये क्या है हमारे, ये सारे हमारे पोषक तत्व हैं। तो जब भी अगर हम अपने भारतीय परंपरा या भारतीय खाने की बात करें तो हमारे दैनिक भोजन में दाल, चावल, रोटी और सब्जी, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा और खनिज और इन सभी का कंबाइंड फूड तैयार होता है, इनका एक मिश्रित फूड तैयार होता है जिसका हम सेवन करते हैं। तो बेसिकली ट्रॉफोलॉजी आपके पोषण विज्ञान से संबंधित है और इसके अंतर्गत आपका कंबाइंड फूड की प्रोसेसिंग, कंबाइंड फूड निर्माण करने की विधि, उन सभी चीजों का अध्ययन किया जाता है। अगला है हमारा प्रोटोजोआलॉजी। ध्यान दीजिएगा, कई सारे नाम ऐसे होंगे जो उनके अध्ययन से ऑटोमेटिक संबंधित होंगे और आप उसको आसानी से पहचान पाएंगे। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ का अध्ययन किसमें कहला रहा है, प्रोटोजोआलॉजी में। अगला है रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी आपको पता है कि जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन करना, यानी कि आप एक्सरे कराने जाते हैं, अल्ट्रासाउंड होता है, सीटी स्कैन होता है, तो उस समय में रेडियो विकिरण के द्वारा आपकी जो भी रिपोर्ट होती है, जो भी आपके शरीर के अंदर की प्रक्रिया होती है, वो सारी आपको रेडियो विकिरण के द्वारा आपको एक एक्सरे शीट पे दिखाई देती है। तो वो उसके लिए रेडियोलॉजी का प्रयोग किया जाता है और जो व्यक्ति ये प्रक्रिया करता है उसको रेडियोलॉजिस्ट कहते हैं। अगला है आपका सार्कोलॉजी। सार्कोलॉजी पेशियों का अध्ययन होता है और ध्यान दीजिएगा कि एक मायोलॉजी टर्म होता है, मायोलॉजी भी आपका किससे संबंधित है, पेशियों के अध्ययन से, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। अगला है हमारा सिंडेस्मोलॉजी। क्या दिया है, सिंडेस्मोलॉजी, यानी कि कंकाल संधियों एवं स्नायुओं का अध्ययन। कंकाल संधियां यानी कि जहां जोड़ है, ज्वाइंट्स है, उनका अध्ययन हम किसमें करते हैं, सिंडोस्मोलॉजी में। और वहीं अस्थियों का जो अध्ययन होता है वो हमारा ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत होता है। अगला फिर है हमारा सीरोलॉजी, तो रुधिर सीरम का अध्ययन। जब ब्लड टेस्ट होता है, रुधिर निकाला जाता है, सीरम निकाला जाता है, तो वो जो टेस्ट होता है वो हमारा सीरोलॉजी के अंतर्गत होता है। सीरो से याद रखिएगा, सीरो यानी कि सीरम। फिर है हमारा टेक्टोलॉजी, यानी कि शरीर के रचनात्मक संगठन का अध्ययन करना, यानी कि शरीर की जो रचना है उसके कौन कौन से संगठित तथ्य हैं, तत्व हैं, उनका अध्ययन करना हमारा टेक्टोलॉजी के अंतर्गत आएगा। अगला है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी बहुत कॉमन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है। जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का जो अध्ययन होता है वो हमारा टेक्सोनॉमी होता है। टेक्सोनॉमी को हिंदी में ही वर्गीकी भी कहते हैं, ठीक है, वर्गीकी का सिद्धांत भी है, तो इसलिए टेक्सोनॉमी जो है नामकरण और वर्गीकरण से संबंधित है, जो जो क्राइटेरिया अलग अलग बढ़ते हैं उनके आधार पर। अगला है हमारा कैटोलॉजी, तो उपार्जित लक्षणों का अध्ययन। उपार्जित लक्षण क्या है, ध्यान दीजिएगा कि उपार्जित लक्षण का सिद्धांत जो था वो लैमार्क ने दिया था। और उपार्जित लक्षण क्या होते हैं, जब हम अपने शरीर के किसी एक अंग को बार बार प्रयोग करते हैं तो उनमें विकास ज्यादा होता है। जैसे अगर हम अपनी ब्रेन का यूज ज्यादा करेंगे तो उनका विकास ज्यादा अच्छे से हो पाएगा। अगला है हमारा टॉक्सिकोलॉजी, यानी कि जंतुओं के लिए विषैले पदार्थों और शरीर पर इनके पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना। टॉक्सिन आपको पता है, टॉक्सिन को हिंदी में जहर कहते हैं, तो इसलिए आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं कि टॉक्सिकोलॉजी जंतुओं के विषैले पदार्थों से संबंधित है। अगला है आपका एंजाइमोलॉजी, उत्प्रेरकों का अध्ययन। उत्प्रेरकों को अंग्रेजी में, इंग्लिश में एंजाइम्स कहते हैं, तो इसलिए एंजाइमोलॉजी उत्प्रेरकों के अध्ययन से संबंधित है। अगला है हमारा एंटमोलॉजी। एंटमो कीट पतंगों के अध्ययन से संबंधित है, किससे, कीट पतंगों के। कीट पतंग में आपकी छोटे छोटे जो भी कीट पतंग उड़ते हैं आपके, ये सारे किसके अंतर्गत आएंगे, एंटोमोलॉजी के। इसको आप आराम से याद कर सकते हैं आसानी से, एंटो, ठीक है, एंट मतलब चींटी, चींटी कीट पतंग के अंतर्गत है, तो एंटोमोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन। अगला है आपका जेनेटिक्स, यानी कि जीवों के अनुवांशिक लक्षण एवं उनकी वंशागति, उनके हेरिडिटी का अध्ययन जो करना होता है वो हमारा जेनेटिक्स के अंतर्गत आता है। अगला है हमारा हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या है, सूक्ष्मदर्शी द्वारा अंगों की भौतिक रचना।
ठीक है। अंगों की भौतिक संरचना का अध्ययन करना हिस्टोलॉजी कहलाता है। ठीक है। हिस्टोलॉजी के अंतर्गत हम ऊतकों का अध्ययन भी करते हैं, जो भी हमारे टिश्यूज होते हैं। हीमेटोलॉजी, हीम का मतलब होता है ब्लड या रुधिर, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है, रुधिर एवं रुधिर रोगों का अध्ययन। ठीक है। तो हीम से आप याद रख सकते हैं कि रुधिर एवं रुधिर रोगों का अध्ययन हीमेटोलॉजी के अंतर्गत आएगा। अगला है आपका हेलिमेंथोलॉजी, यानी कि परजीवी कृमियों का अध्ययन। ठीक है। परजीवियों को पैरासाइट कहते हैं, अभी आप आगे देखेंगे कि इनका एक और अध्ययन है, उसका भी एक और नाम है। तो हेलिमेंथोलॉजी आपके परजीवी कृमियों के अध्ययन से संबंधित है। अगला है आपका हर्पेटोलॉजी, उभयचरियों एवं सरीसृपों का अध्ययन। उभयचर यानी कि जो जल एवं थल दोनों पे रहते हैं, सरीसृप यानी कि जो रेंगने वाले जीव हैं, जैसे कि सांप हो गया, केचुआ हो गया, ये सब क्या है आपके हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है। अगला है आपका इक्थियोलॉजी, यानी कि मछलियों का अध्ययन। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है काफी। मछलियों का अध्ययन भी आपका इक्थियोलॉजी के अंतर्गत आएगा। और इसके बाद है आपका इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी क्या होता है? इम्यून का मतलब पता है आपको, आपके शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है इम्यून सिस्टम के अंतर्गत। तो संक्रमण के विरुद्ध जंतु शरीर के प्रतिरोध का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? इम्यूनोलॉजी कहलाता है। इसी के अंतर्गत ये आएगा। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका ले सकते हैं, मैं स्टार्टिंग से लगा दे रही हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए ताकि ये सारा मैटर आपको मिल जाए। बाकी पीडीएफ भी इसका हम अपने यूट्यूब चैनल पे ही लिंक शेयर कर देंगे, आप वहां से पीडीएफ भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों ये सारे ही पॉइंट्स आपके इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्योंकि कहीं से भी एक प्रश्न आपका पूछेगा और निश्चित ही पूछेगा। ठीक है। तो इसलिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। अभी इसके बाद ये हमारा दूसरे पार्ट में हम वनस्पति जगत से जो भी होंगे उनका पढ़ेंगे। उसके बाद से आपके जो खोजकर्ता होते हैं प्रमुख, उनका भी अध्ययन हम करेंगे। और धीरे धीरे ऐसे ही हम एक एक सेगमेंट को अपने पढ़ते जाएंगे, उन सेगमेंट्स को जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद है हमारा कैरियोलॉजी। ठीक है। कैरियोलॉजी क्या है? केंद्रक का अध्ययन। जब हम केंद्रक का अध्ययन करते हैं, किसका? केंद्रक का। केंद्रक किसका भाग है? हमारे कोशिका का भाग है केंद्रक। अच्छा, केंद्रक की खोज किसने की थी? तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कब की थी? सन 1955 ईस्वी में की थी। ठीक है। तो ये हमारा कैरियोलॉजी कहलाता है। केंद्रक से संबंधित केंद्रक का जो द्रव्य होता है उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो चीजों को जोड़ जोड़ करके पढ़ने की हैबिट बनाएंगे आप तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगी। आगे हमारा मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी यानी कि जंतुओं की आकृति एवं रचना का अध्ययन करना, यानी कि पर्टिकुलर किसी जंतु की, किसी व्यक्ति की जो शारीरिक रचना है, जब हम उसका अध्ययन करते हैं तो वो हमारा मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत आता है। मायोलॉजी, मैंने अभी बताया कि पेशियों का जब हम अध्ययन करते हैं तो वो सार्कोलॉजी भी कहलाता है प्लस मायोलॉजी भी कहलाता है। मैमोलॉजी, मैमोलॉजी, मैमल्स स्तनधारियों को हम क्या कहते हैं? इसमें स्तनधारियों का अध्ययन किया जाता है, स्तनधारियों को मैमल्स कहा जाता है। तो इसलिए जब हम इनका अध्ययन कर रहे हैं तो वो हमारा मैमोलॉजी हो जाएगा। स्तनधारी के अंतर्गत जो भी हमारे जीव हैं, सॉरी जंतु हैं, जो भी हमारे जानवर हैं, मनुष्य हैं, ये सारे हमारे स्तनधारी के अंतर्गत हैं। अगला है मेलेकोलॉजी, यानी कि मोलस्का एवं इनके खोलों का अध्ययन। अब मोलस्का जो जीव है, आप ऑर्थोपोडा पढ़े होंगे, मोलस्का पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हम लोग उसकी भी क्लास चलाएंगे आगे। तो ऑर्थोपोडा में क्या होता है आपके, जैसे कि छिपकली हो गया, बिच्छू हो गए, इनकी जो खोल होती है। और इसके अलावा मोलस्का में जैसे कि आप डॉल्फिन का बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं, तो इनकी जो खोल होती है जो इनको सुरक्षात्मक आवरण के रूप में कार्य करती है, तो उनके खोलों का जो अध्ययन होता है वो हमारा मेलेकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला है हमारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो आणविक स्तर पर जंतुओं की रासायनिक का अध्ययन करना, रासायनिकी का अध्ययन करना। मॉलिक्यूल्स यानी कि आणविक चीजें, छोटी छोटी मॉलिक्यूल्स, और बायोलॉजी यानी कि जंतुओं की, यानी जंतुओं के अंतर्गत जो भी रासायनिक प्रक्रियाएं हैं, ठीक है, आणविक संबंधी, आणविक संरचनाओं संबंधी, उनका अध्ययन हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। इसके बाद है हमारा माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी आपको पता है, माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, यानी कि छोटा, और बायोलॉजी का मतलब कि जीवों का अध्ययन करना, यानी कि जो अति सूक्ष्म जीव है उनका जब हम अध्ययन करते हैं तो वो हमारा माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत आता है।
इसके बाद है हमारा न्यूरोलॉजी, यानी कि तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करना। ये भी हमारा परीक्षाओं की दृष्टि से ये दोनों ही महत्वपूर्ण है। फिर ऑस्टियोलॉजी, मैंने पहले बताया आपको कि कंकाल तंत्र का जो अध्ययन होता है वो हमारा ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। क्यों? क्योंकि ऑस्टियो का मतलब होता है कंकाल। ओडोंटोलॉजी, यानी कि दंत विज्ञान संबंधी जो अध्ययन किया जाता है वो ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत आता है। ओडोंटो में आप डोंटो से याद कर सकते हैं, डोंटो यानी डेंटल, तो डेंटल यानी कि दांत। ऑर्गेनोलॉजी, यहाँ पे आप ऑर्गन से देख सकते हैं, ऑर्गन का मतलब होता है अंग, यानी अंग विज्ञान संबंधी जो अध्ययन होगा वो कहाँ होगा, वो ऑर्गेनोलॉजी के अंतर्गत कराया जाएगा। फिर है आपका ऑर्निथोलॉजी, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपका परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो ये पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है। ऑर्निथोलॉजी आपके पक्षियों के अध्ययन से संबंधित अध्ययन होता है। फिर है आपका ऑफियोलॉजी, यानी कि सांपों का अध्ययन। जब हम सांपों के बारे में अध्ययन करते हैं तो वो हमारा ऑफियोलॉजी के अंतर्गत आता है। फिर आता है आपका फिजियोलॉजी, यानी कि शरीर के विभिन्न भागों के कार्य एवं उनकी कार्य विधियों का जब अध्ययन किया जाता है तो वो हमारा फिजियोलॉजी के अंतर्गत आता है। फिर है इसके बाद हमारा पैरासीटोलॉजी, मैंने पहले ही बताया कि पैरासाइट यानी कि परजीवों का अध्ययन, तो पैरासीटोलॉजी जो है वो आपका परजीवी जीवों का अध्ययन। परजीवी क्या होते हैं? जो दूसरों पर निर्भर करते हैं, जैसे कि मच्छर हो गया, जोंक हो गया, खटमल हो गए, जू हो गई। ये क्या है? ये मनुष्यों के खून पे निर्भर करते हैं, उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं, इसलिए ये परजीवी कहलाते हैं। फिर आता है आपका पैथोलॉजी, तो रोगों की प्रकृति, लक्षण एवं कारणों का जब हम अध्ययन करना होता है तो हम पैथोलॉजी के थ्रू अध्ययन करते हैं, उसको पैथोलॉजी कहा जाता है। जैसे कि आप जब ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं, यूरिन टेस्ट कराते हैं, स्टूल टेस्ट होता है, सीरम टेस्ट होता है, तो जब ये सारे टेस्ट होते हैं तो वो पैथोलॉजी के अंतर्गत आता है। फिर आता है आपका बायोमिक्स, यानी कि जंतुओं के तंत्रिका तंत्र का जब अध्ययन किया जाता है तो वो भी हमारा बायोमिक्स के अंतर्गत आता है। इसके अलावा जब तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है तो वो न्यूरोलॉजी के अंतर्गत आता है। फिर आपका साइटोलॉजी, यानी कि कोशिकाओं का बहुमुखी अध्ययन। साइटो, क्योंकि कोशिकाओं को साइटो कहा जाता है, इसलिए साइटोलॉजी कोशिकाओं का अध्ययन है। अगला हमारा क्रेनियोलॉजी, करोटि का अध्ययन। करोटि का अध्ययन किसमें किया जाता है? क्रेनियोलॉजी में। अगला है इकोलॉजी, यानी कि सजीव एवं निर्जीव वातावरण से जीवों के विविध संबंधों का जो अध्ययन किया जाता है वो हमारा इकोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो इस तरह के पॉइंट्स के प्रश्न आपके पूछता है परीक्षाओं में। अभी थोड़े से और बचे हुए हैं बस। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, ध्यान दीजिएगा, मॉर्फोलॉजी फिर वही चीज है कि जीवों के शरीर की बाह्य संरचनाओं का अध्ययन करना। तो एक्सटर्नल का मतलब बाहर और मॉर्फोलॉजी का मतलब कि बाह्य संरचनाओं का अध्ययन करना। अगला हमारा एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइन का मतलब आप जानते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथियां, तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं कि अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन हम एंडोक्राइनोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। अगला है हमारा इथोलॉजी, तो जंतुओं के व्यवहार का जो अध्ययन होता है वो किसके अंतर्गत होता है? इथोलॉजी के अंतर्गत होता है। अगला है एम्ब्रायोलॉजी, यानी भ्रूणीय परिवर्धन का अध्ययन करना। भ्रूण का विकास, उसकी वृद्धि कैसे हो रही है, इसका अध्ययन करना एम्ब्रायोलॉजी। उसमें कौन कौन से परिवर्तन किए जा सकते हैं, इसका अध्ययन भी एम्ब्रायोलॉजी के माध्यम से किया जाता है। अगला हमारा इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या है? जीव जंतुओं का उद्भव एवं विविधीकरण का जो इतिहास है वो हमारा इवोल्यूशन है। कैसे हम पूर्वज में हम बंदर थे, बंदर से धीरे धीरे हम आज मनुष्य बन गए हैं, एक ब्रिलियंट तेज दिमाग के मनुष्य बन चुके हैं और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये जो विकास है हमारा, हम कहाँ से आए, कैसे हो गए, क्या से शुरुआत किए थे, वो सारा हम इवोल्यूशन के अंतर्गत पढ़ते हैं। फिर आता है आपका यूजेनिक्स और यूफेनिक्स, इसके साथ ही एक आता है यूथेनिक्स। ये तीन टर्म्स ऐसे हैं जो बहुत कंफ्यूज करते हैं, तो इसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि यूजेनिक्स में क्या होता है, ये तीनों ही टर्म ऐसे हैं जिनमें आपके मानव शरीर यानी मानव के जीन्स में, मानव के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है, सुधार किया जाता है। ये सब तीनों टेक्नोलॉजी सुधार के लिए लाई गई। तो यूजेनिक्स में अनुवांशिकी के सिद्धांतों के द्वारा मानव जाति की उन्नति की जाती है। ठीक है, आपके क्या किए जाते हैं, आपके जो भी अनुवांशिक गुण हैं, जो भी आपकी हेरिडिटी है, उनमें परिवर्तन करके। यूफेनिक्स क्या करता है? कोशिकाओं में जीन, आरएनए, प्रोटीन आदि की श्रृंखला में परिवर्तन किया जाता है, यानी कि जीन के माध्यम से आपकी बॉडी में इंप्रूवमेंट किया जाता है, तो वो हमारे यूफेनिक्स होता है। एक हमारे यूथेनिक्स होता है जो कि हमारे इन्वायरमेंट में इंप्रूवमेंट किया जाता है। जब हमारे इन्वायरमेंट में, पर्यावरण में मानव के साथ
उसका सुधार किया जाए, तो वो हमारा यूथेनिक्स के अंतर्गत आता है। तो ये थे आपके सारी शाखाएं थी किसकी, बायोलॉजी के अंतर्गत आपका जो जूलॉजी है या यूं कहें जीव विज्ञान प्राणी विज्ञान, उसकी ये सारी शाखाएं हैं जिसमें बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे हुए हैं। तो एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा अच्छे से और इसको पढ़ते रहिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी आपको पीडीएफ जो है, पीडीएफ के माध्यम से भी ये सारी चीजें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, अब इसके बाद ये जीव विज्ञान का हमारा हो गया। अब हम चलते हैं आगे अपना वनस्पति विज्ञान की तरफ। दोनों ही भाग हैं इसके, पार्ट 1 था, पार्ट 2 है ये। वनस्पति विज्ञान या पादप विज्ञान से संबंधित और कौन कौन सी शाखाएं हैं उनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आपका क्या है, एग्रोस्टोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी किससे संबंधित है, घासों के अध्ययन से। जब हम घासों का अध्ययन करते हैं तो हमारा एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत आता है। अगला है हमारा एग्रोबायोलॉजी, यानी कि पादप जीवन एवं पादप पोषण से संबंधित, पौधों के लाइफ स्पैन और पौधों के न्यूट्रिएंट पोषण से संबंधित जो मात्रात्मक अध्ययन किया जाता है वो हमारा एग्रोबायोलॉजी के अंतर्गत आता है। इसके बाद हमारा बैक्टीरियोलॉजी, सीधी सी बात है, जीवाणुओं को बैक्टीरिया कहा जाता है, तो आसानी से आप याद कर सकते हैं कि जीवाणुओं का अध्ययन जो है वो बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत आता है। फिर आपका है एथनोबॉटनी, यानी कि आदि मानव एवं पादपों के मध्य जो पारस्परिक संबंध है उनका अध्ययन हम किसके माध्यम से करते हैं, एथनोबॉटनी के माध्यम से। ठीक है, अगला हमारा फ्लोरिकल्चर, ये इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछा हुआ है। फ्लोरिकल्चर सजावटी फूल वाले पौधों की जो खेती की जाती है वो हमारा फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत आता है। अगला है हमारा माइकोलॉजी। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन, ये सब छोटे छोटे टर्म्स है और ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए इनको जरूर देख लीजिएगा। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन, फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन, ओलेरीकल्चर आपका सब्जियों की खेती से संबंधित जो अध्ययन होता है ओलेरीकल्चर बोलते हैं। पोमोलॉजी आपके फलों का अध्ययन होता है। लाइकेनोलॉजी लाइकेन का अध्ययन जब किया जाता है। टेरिडोलॉजी, टेरिडोलॉजी जो है वो आपके फर्न और अन्य टेरिडोफाइट्स जो है जब हम उनका वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं तो वो हमारा टेरिडोलॉजी के अंतर्गत आता है। अगला है हमारा बायोमेट्रिक्स। बायोमेट्रिक्स अब पहले देख चुके हैं कि जीव वैज्ञानिकों के प्रेक्षणों का गणितीय विवेचन जब करते हैं तो वो बायोमेट्रिक्स के अंतर्गत आता है। हिस्टोलॉजी भी आपने ह्यूमन्स में भी पढ़ा कि ऊतकों का अध्ययन जब किया जाता है तो वो हिस्टोलॉजी के अंतर्गत आता है। एल्गोलॉजी शैवालों का अध्ययन, ठीक है, और एल्गो शैवालों का अध्ययन और क्या कहलाता है, आपने अभी यहाँ पे ऊपर देखा कि शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी भी कहलाता है और शैवालों का अध्ययन एल्गोलॉजी भी कहलाता है। तो जब भी दो नाम दिए हो तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्लियर रखिएगा, इसके लिए आपको इसका पढ़ना बहुत जरूरी है। अगला है हमारा एंथोलॉजी, यानी कि फूलों का अध्ययन। फूलों के अध्ययन से संबंधित भी दो टर्म है आपके, एक है फ्लोरिकल्चर और एक है एंथोलॉजी। दोनों ही फूलों से ही संबंधित है, इसलिए दोनों याद रखिएगा। एनाटॉमी आंतरिक संरचना का अध्ययन, टैक्सोनॉमी पादप वर्गीकरण का अध्ययन, क्योंकि वनस्पति जगत से संबंधित है ये, तो पादपों के वर्गीकरण का अध्ययन हम टैक्सोनॉमी के अंतर्गत करते हैं। उसके बाद है आपका स्पर्मोलॉजी, यानी कि बीजों का अध्ययन। जो भी बीज हैं एंडोस्पर्म, जिनको हम एंडोस्पर्म कहते हैं, धान के गेहूं के जो बीज हैं उनका जब हम अध्ययन करते हैं तो वो स्पर्मोलॉजी के अंतर्गत आता है। अगला है हमारा स्पेस बायोलॉजी, यानी कि अंतरिक्ष वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन। आपने हॉलीवुड की साई-फाई मूवीज में देखा होगा कि लोग स्पेस में रहते हैं लेकिन वहां पर भी बहुत सारे पौधे हैं, हरियाली है। तो इन सब चीजों के बारे में, जब इतनी टेक्नोलॉजी के बारे में जो अध्ययन किए जा रहे हैं वो हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, वो हमारा आता है स्पेस बायोलॉजी के अंतर्गत। फिर है आपका फाइटोजियोग्राफी, यानी कि पौधों के वितरण एवं उनके कारणों का अध्ययन, कि पौधों का वितरण किस प्रकार है, उनका कारण क्या है, ये सारा अध्ययन फाइटोजियोग्राफी के अंतर्गत है। फिर आता है आपका ब्रायोलॉजी, यानी कि ब्रायोफाइटा का जब हम अध्ययन करते हैं तो ये हमारा ब्रायोलॉजी के अंतर्गत आता है। अगला है कैसिडियोलॉजी, यानी कि पादप में रोगजन्य गांठों और पादप कैंसर का अध्ययन करना, यानी पौधों में जो कैंसर होता है, पादप कैंसर या गांठ बन जाना, तो वो हमारा कैसिडियोलॉजी के अंतर्गत संपन्न होता है। इसके बाद फिर हमारा आ गया साइटोलॉजी, यानी कि कोशिकाओं का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी, यानी कि वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। डेंड्रो यानी डेंड्राइट्स, याद रखिए, जो फैलती रहती हैं झाड़ियों की तरह से, उनको हम डेंड्रोलॉजी के अंदर अध्ययन करते हैं। फिर वृक्षों की आयु का अध्ययन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ प्रश्न परीक्षा में, उसको क्या कहते हैं, तो डेंड्रोकोनोलॉजी,
जो पेड़ों को काटने के बाद से जो आपको धारियां नजर आती हैं, उनके माध्यम से हम वृक्षों की आयु का पता लगाते हैं कि कौन सा वृक्ष कितना पुराना है। तो इसका अध्ययन डेंड्रोक्रोनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद हमारा आता है इकोलॉजी। तो पौधों का वातावरण से संबंध और उसका अध्ययन, ये हमारा इकोलॉजी के अंतर्गत है। अगला है हमारा इकोनॉमिक बॉटनी। इकोनॉमिक का मतलब अर्थ, बॉटनी का मतलब पादप, यानी कि वे पादप या वे फसल, वे पौधे जो आर्थिक रूप से महत्वकारी हो, आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण हो, हमें अर्थ प्रदान करते हो, उनका अध्ययन इकोनॉमिक बॉटनी के अंतर्गत किया जाता है। आगे है आपका एम्ब्रियोलॉजी। फिर वही चीज है एम्ब्रियोलॉजी जो आपने अभी पढ़ा कि युग्मकों का निर्माण करना, निषेचन एवं भ्रूण के परिवर्धन का अध्ययन, ये हम एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। इवोल्यूशन, सजीवों के विकास के प्रक्रम का जो अध्ययन होता है वो इवोल्यूशन के अंतर्गत है। एक्सोबायोलॉजी, अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन करना। हम दिन पर दिन प्रगति करते जा रहे हैं, दिन पर दिन टेक्नोलॉजी हमारी बढ़ती जा रही है, और अन्य ग्रहों पर जीवन की जो अध्ययन है, जीवन है कि नहीं है, ये सारा अध्ययन हम एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। फिर फ्लोरिकल्चर, फिर आ गया हमारा सजावटी फूलों का संवर्धन। फॉरेस्ट्री हमारा वनों का अध्ययन, फॉरेस्ट्री से संबंधित है। जेनेटिक्स, कई बार जेनेटिक्स आ रहा है, अनुवांशिकता में विभिन्नताओं का अध्ययन। जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये एक नया टर्म है, नया नहीं पुराना हो चुका है लेकिन फिर भी नया है। तो इसमें क्या करते हैं, कृत्रिम जीन का निर्माण किया जाता है और उनका ह्यूमन में ट्रांसप्लांट, स्थानांतरण किया जाता है, वो अध्ययन हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है। इसके बाद है हमारा जेरेंटोलॉजी। जेरेंटो क्या है आपका, वृद्धावस्था से संबंधित टर्म है। जेरेंटो आपका वृद्धावस्था से संबंधित टर्म है, यानी कि जब आयु बढ़ती जाती है तो वो जेरेंटोलॉजी से संबंधित है। तो आयु के साथ जीवों में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं, उनका अध्ययन करना हमारा जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत आता है। फिर है आपका हेरिडिटी। हेरिडिटी यानी कि पैतृक लक्षणों का संतति में पहुंचने का अध्ययन। आपके पिता के, आपके माता के कितने जीन्स, कितने गुण आपके अंदर पहुंचे हैं, आपके गुण आपके बच्चों में कितने गए हैं, तो ये सारी चीजें हमारी हेरिडिटी के अंतर्गत आती हैं। अगला है हमारा लिम्फोलॉजी। तो झीलों तथा अलवणीय जलीय पादपों का अध्ययन। जो झील के अंतर्गत पादप होते हैं, जीव होते हैं, उनका अध्ययन अलवणीय जलीय पादपों के अध्ययन के अंतर्गत लिम्नोलॉजी में किया जाता है। फिर अगला है आपका माइक्रोबायोलॉजी, जो कि आपने पढ़ा, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। मार्फोलॉजी, ये भी आपने पढ़ लिया कि पादपों का आकारीय संरचना का अध्ययन। माइकोप्लाज्मोलॉजी, ये भी इसके नाम से देखिएगा संबंधित है। माइकोप्लाज्मोलॉजी यानी कि माइकोप्लाज्मा का जो अध्ययन किया जा रहा है वो किसके अंतर्गत आ रहा है, माइकोप्लाज्मोलॉजी के अंतर्गत। फिर आपका है निमेटोलॉजी, ये भी नाम से संबंधित है। निमेटोड्स का पादपों के साथ संबंध, निमेटोड्स का पादपों के साथ किस प्रकार का संबंध है, इसका अध्ययन हम निमेटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। अगला है आपका पैलियोबॉटनी, यानी कि पादप जीवाश्म का अध्ययन। आपने ह्यूमन जीवाश्म का अध्ययन पढ़ा कि उसको पैलेंटियोलॉजी कहते हैं, और इसी प्रकार से पादप जीवाश्म का जो अध्ययन होता है वो हमारा पैलियोबॉटनी के अंतर्गत आता है। अगला टर्म है हमारा पैलिनोलॉजी, यानी कि पराग कणों का अध्ययन। वही पराग कण जो फूलों के ऊपर उपस्थित होते हैं और मधुमक्खियां उसको निकालती हैं वहां से और उससे शहद का निर्माण करती हैं, तो उनका अध्ययन पैलिनोलॉजी के अंतर्गत होता है। पैथोलॉजी का आपने पढ़ा, पादप से भी संबंधित है, पादप रोगों का उपचार का अध्ययन पैथोलॉजी। फिर पीडोलॉजी, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका काफी। पीडोलॉजी जो टर्म है ये मृदा का अध्ययन, जब मिट्टी के गुणों, मिट्टी की विशेषताओं, उनके प्रकार का अध्ययन किया जाता है तो वो पीडोलॉजी के अंतर्गत आता है। पैरासिटोलॉजी, तो ये पोषिता तथा परजीवियों का संबंध का अध्ययन होता है। पैरासिटोलॉजी आप पहले ही बता चुके हैं कि परजीवी वो जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। फिर आता है एक आपका फार्मेकोलॉजी, तो औषधीय पादपों का अध्ययन करना, फार्मेकोलॉजी, जिसको कि हम फार्मासिस्ट या फिर फार्मास्यूटिकल्स के नाम से भी जानते हैं। फिर आपका फिजियोलॉजी, तो पादपों में, विभिन्न पादपों में जैविक क्रियाओं का अध्ययन करना फिजियोलॉजी के अंतर्गत आता है। इसके बाद थोड़ा सा और बचा है हमारा एग्रोनॉमी, यानी कि फसली पादप, जो फसल वाले पादप होते हैं, पौधे होते हैं, उनका अध्ययन करना हमारा एग्रोनॉमी के अंतर्गत आता है। बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि प्रोटोप्लास्ट का पृथक्करण एवं संवर्धन का अध्ययन करना हमारा बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। फिर है हमारा रेडिएशन बायोलॉजी, विभिन्न उपकरणों का पादपों पर प्रभाव और उनका उत्परिवर्तन का जो अध्ययन होता है वो हमारा किसके अंतर्गत आता है,
रेडिएशन बायोलॉजी के अंतर्गत। फाइटोफिजिक्स है, भौतिक सिद्धांतों का उपापचय में महत्व का अध्ययन करना। फिर आपका बायोकेमिस्ट्री है, तो सजीवों में कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन करना, ये हमारा बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत है। वायरोलॉजी, विषाणुओं का अध्ययन करना। अच्छा, परीक्षा में हॉर्टिकल्चर बहुत पूछते हैं, इस टाइम पे काफी ट्रेंड में है हॉर्टिकल्चर। क्या होता है हॉर्टिकल्चर? फल और सब्जियों तथा उद्यान पादपों का संवर्धन, यानी कि अपने घर में जो हमारा पार्क होता है, उद्यान होता है, उद्यान वाटिका, उसके अंतर्गत जो भी हम फल सब्जियां लगाते हैं वो हमारा हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आता है। इसके बाद है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तो न्यूक्लिक अम्लों यानी कि डीएनए व आरएनए का जो अध्ययन होता है वो हमारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंतर्गत आता है। सिल्वीकल्चर, ये यूपीपी की परीक्षा में भी पूछा हुआ प्रश्न है, टीचर्स की परीक्षा में भी पूछा हुआ प्रश्न है। सिल्वीकल्चर क्या होता है? तो वन्य वृक्षों तथा उनके उत्पादों का संवर्धन व अध्ययन जो किया जाता है वो हमारा सिल्वीकल्चर कहलाता है। इसके बाद है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर क्या होता है? कृत्रिम माध्यम पर ऊतकों का संवर्धन करना, उनका अध्ययन करना, ये हमारा टिश्यू कल्चर है। हिस्टोकेमिस्ट्री, हिस्टोकेमिस्ट्री क्या है? कोशिकाओं एवं ऊतकों में विभिन्न रासायनिक पदार्थों की स्थिति का अध्ययन करना हमारा हिस्टोकेमिस्ट्री कहलाता है। और एक आपका होता है ऊतकों का अध्ययन करना, यानी कि हिस्टोलॉजी। तो ये आपके जंतु जगत के और वनस्पति जगत के प्रमुख शाखाएं थी जिनका अध्ययन आपके लिए आवश्यक था। अभी इसमें 2-4 और हैं, जैसे कि सेरिकल्चर, एपीकल्चर, इनको हम प्रश्नों के माध्यम से सॉल्व करेंगे अपने अगले सेगमेंट में, ठीक है? तब तक इतना आप लोग पढ़ते रहिए। एक चीज और इम्पोर्टेंट है, उससे भी प्रश्न पूछते हैं कि जीव विज्ञान की शाखाएं जो है उनके जनक कौन कौन है, यानी कि फादर ऑफ ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको। तो देखिए, फादर ऑफ ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में सबसे पहला कौन दिया है? जंतु विज्ञान। इनके नाम आपको याद होने चाहिए, इनसे प्रश्न आता है। जंतु विज्ञान के अरस्तु हैं फादर, अनुवांशिकी के जीजी मेंडल यानी कि ग्रेगर जॉन मेंडल जी हैं। फिर आपका विकिरण अनुवांशिकी, इसके एच जे मुलर विकिरण अनुवांशिकी के फादर हैं। फिर आपका आता है आधुनिक अनुवांशिकी, तो बैटसन आपके आधुनिक अनुवांशिकी के हैं, और अनुवांशिकी के ग्रेगर जॉन मेंडल। तो इन दोनों लोगों के नामों में कंफ्यूज मत होइएगा। अगला है आपका आधुनिक शारीरिकी, यानी कि एंड्रियास विसैलियस ने क्या किया था? इसकी खोज की थी, इसलिए एंड्रियास विसैलियस आधुनिक शारीरिकी के फादर कहलाते हैं। फिर आपका रक्त परिसंचरण, विलियम हार्वे ने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रक्त परिसंचरण से संबंधित ही रक्त ग्रुप से संबंधित प्रश्न पूछता है कि रक्त ग्रुप के फादर कौन है या उसकी खोज किसने की? तो नाम नोट कर लीजिएगा, लैंड स्टीनर जो है, लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी, ठीक है? अगला है हमारा वर्गीकी। वर्गीकी के फादर कौन है? कैरोलस लीनियस। और चिकित्सा शास्त्र, ये भी परीक्षा में पूछता है, हिप्पोक्रेट्स। वर्गीकी वही है, टैक्सोनॉमी जिसको हम जानते हैं, तो कैरोलस लीनियस है। चिकित्सा शास्त्र के जनक या फादर कौन है? हिप्पोक्रेट्स। उत्परिवर्तनवाद यानी कि म्यूटेशन के जो सिद्धांत है, म्यूटेशन की जो थ्योरी है, वो ह्यूगो डी ब्रिज ने दी थी, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। माइक्रोस्कोपी के मार्सेलो माल्पीजी ने किया है, उसके फादर हैं। फिर जीवाणु विज्ञान, ये भी काफी पूछता है, तो रॉबर्ट कोच। ध्यान दीजिएगा, जीवाणु विज्ञान रॉबर्ट कोच है, जीवाणु कोशिका जो है आपकी वो रॉबर्ट हुक है, और केंद्रक जो है वो रॉबर्ट ब्राउन है। तो तीनों लोगों के नाम में रॉबर्ट है, तो इससे कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। अगला है प्रतिरक्षा विज्ञान यानी कि इम्यून सिस्टम वाला, तो ये एडवर्ड जेनर, जो पहला चेचक का टीका निकला था वो एडवर्ड जेनर ने ही किया था। फिर अगला है आपका जीवाश्म विज्ञान, तो जीवाश्म विज्ञान के लियोनार्डो दा विंची, आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं। जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है? पैलेंटियोलॉजी, अभी आपने पढ़ा है। अगला है हमारा सूक्ष्म जैविकी, लुई पाश्चर, काफी टाइम से आप पढ़ते आ रहे हैं पहले से ही। तो लुई पाश्चर किससे संबंधित है? सूक्ष्म जैविकी से। जीरेंटोलॉजी, जो वृद्धावस्था से संबंधित टर्म है, जो आयु बढ़ने के साथ साथ हम अध्ययन करते हैं परिवर्तनों का, तो वो हमारा कौन किए थे? व्लादिमीर कोरेंचेव्स्की ने किया था, ठीक है? फिर एंडोक्राइनोलॉजी है आपका, थॉमस एडिसन। फिर आपका आधुनिक भ्रूणिकी, कार्ल ई वॉन वेयर ने किया था। वनस्पति शास्त्र, दोस्तों इससे भी प्रश्न आता है, वनस्पति शास्त्र थियोफेस्टस। पादप रोग विज्ञान, एजे बटलर। पादप क्रिया विज्ञान,
स्टीफन हेल्स, बैक्टीरियोफेज टवाटर बिहेरिल और सुजननिकी फ्रांसिस गार्टन ने किया था। तो दोस्तों ये थे हमारे महत्वपूर्ण किससे संबंधित बायोलॉजी के ब्रांचेस और उनके जनक कह सकते हैं, उनके फादर कह सकते हैं या खोजकर्ता से संबंधित हमारे प्रश्न। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर न समझ में आई हो तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, क्योंकि एक प्रश्न तो निश्चित ही आपका यहाँ से एक प्रश्न आना ही आना है। अपने अगले वीडियो में हम इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न हैं, एमसीक्यूज हैं, उनको सॉल्व करेंगे, ताकि इससे संबंधित आपका जो प्रश्न है वो परीक्षा में छूट ना पाए। तो एक बार आप लोग इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, लिंक शेयर किए जाएंगे पीडीएफ, तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू।